अच्छा, आज ना लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टेराफॉर्म के थ्रू हम इंस्टांसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ यूज़र्स को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ये भी देख लिया था। आज हमने देखना है कि S3 बकेट्स किस तरह क्रिएट होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे EBS वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो टेराफॉर्म वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखेंगे लास्ट पे। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले ये देख लेते हैं कि S3 बकेट जो है ना वो कैसे क्रिएट होती है। इसका कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को सर फैसल रहमान ने बता ही दिया होगा कि S3 बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल स्टोरेज सर्विस। मतलब हम इसमें अपना डाटा जो है ना वो स्टोर करके रख सकते हैं और ये एक ऑब्जेक्ट सर्विस होती है। ठीक है, तो इसको ना अब जब हम क्रिएट करते हैं तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि हमने बकेट का जो भी नेम है ना वो यूनिक रखना होता है। मतलब पहले अगर एक नाम किसी और बंदे ने यूज़ किया है तो सेम वही नाम हम अपनी बकेट को नहीं दे सकते। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरा ये कि हमने इसकी वर्जनिंग हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम इसकी वर्जनिंग इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो हम एक ऐसी बकेट क्रिएट करेंगे जिसमें हम उसका यूनिक नेम देंगे और उसके साथ हम उसकी वर्जनिंग जो है ना वो इनेबल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं कि टेराफॉर्म कोड जो है ना वो किस तरह से होगा एक बकेट क्रिएट करने का। तो पहले हम अपने फोल्डर में जाते हैं, टेराफॉर्म में। यहाँ पे हमने वर्क करना है main.tf में। ठीक है, और main.tf इसमें हमने बकेट का कोड लिखना है। अब यहाँ पे क्या था कि मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो प्रोवाइडर होता है ना ये सेम होगा हर रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, बट जो हमारा एक्चुअल जो रिसोर्स ब्लॉक होता है ये चेंज होता रहता है। अब जब हमने यूज़र्स को क्रिएट करना था तो हमारे यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक का नाम था AWS IAM यूज़र। ठीक है, और ये आगे हमने उसका एक रेफरेंस दिया था, ये उसको कोई टैग दिया था। तो आज हमने ना ये एक चीज़ चेंज करनी है कि रिसोर्स ब्लॉक में, क्योंकि हमने S3 बकेट बनानी है, तो जो S3 बकेट क्रिएट करने का रिसोर्स नेम होता है वो होता है AWS_S3_ बकेट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। AWS_S3_ बकेट। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको कोई भी रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस के लिए हम इसको कहते हैं माई बकेट। ठीक है, फिर यहाँ से हमारी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अब आपने लिखना होता है बकेट का नेम। ठीक है, जो भी आप अपनी बकेट का नेम देना चाहते हैं उसको बकेट इज़ इक्वल, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपने बकेट का कुछ भी नाम लिख देना है। जैसे हम इसका नाम लिखते हैं क्लाउड हब PK बकेट। ठीक है, 2026 ये हमारी बकेट का नाम हो जाएगा। उसके बाद ना अब जब हम बकेट क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो उसमें भी ये चीज़ होती है कि हम उसको टैग्स दे सकते हैं। मतलब हम बहुत सारी उसमें चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे हम ये बकेट किसके लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, या मतलब किस पर्सन को हमने ये असाइन करनी है, या कौन से इन्वायरमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, या कौन इसको मैनेज करेगा। इस तरह के ना हम बहुत सारे अपनी मर्ज़ी से टैग्स जो है ना वो उस बकेट के ऊपर लगा सकते हैं। जब हम बकेट AWS के ऊपर क्रिएट कर रहे होते हैं तो सेम वही चीज़ ना हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे ना टैग्स असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये किस पर्सन के लिए की है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आती है। टैग्स के अंदर जो नेम होता है ना उसका N हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पे हम इसका नेम लिखेंगे। नेम यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, पर हम ये जो बकेट का नाम दिया था इसी को यूज़ कर लेते हैं। देन हम इसमें इन्वायरमेंट बता सकते हैं कि हमने ये बकेट किस इन्वायरमेंट के लिए क्रिएट की है।
उसको हम क्या लेते हैं कि ये हमारी डेव इन्वायरमेंट के लिए है। इसको मैनेज कौन कर रहा है उसमें भी हम किसी का नाम दे सकते हैं। मैनेज्ड बाय में भी कैपिटल रहेगा, और यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हम इसको क्या देते हैं कि ये मैनेज्ड बाय टेराफॉर्म है, ठीक है। तो ये नाम भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्योंकि 2 ब्रैकेट्स ओपन की हैं तो हमने उन दोनों को ही अब क्लोज़ करना है, ठीक है। ये सिंपल एक अभी सिर्फ ये फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें हमने ना बकेट का नाम और उसको कुछ टैग्स दिए हैं। दूसरे ब्लॉक में हम क्या करते हैं कि हमने क्योंकि इस बकेट की वर्जनिंग इनेबल करनी है तो उसका फिर सेपरेट जो है ना वो सेक्शन बनेगा। उसमें भी सेम पहले इसका रिसोर्स आएगा, देन रिसोर्स नेम। अब क्योंकि वर्जनिंग इनेबल करनी है तो वर्जनिंग भी बाकायदा ख़ुद एक सोर्स है, तो उसका भी नेम होता है AWS_S3_bucket_वर्जनिंग, ठीक है। तो आपने ये नेम एज इट इज़ ही लिखना है, AWS_S3_bucket_वर्जनिंग। अगेन यहाँ पे फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी और उसके बाद बताना है कि कौन सी बकेट की वर्जनिंग इनेबल करनी है। मतलब आप किसी एग्जिस्टिंग बकेट की भी वर्जनिंग इनेबल कर सकते हैं, और हम जो अभी यहाँ पे न्यू बकेट क्रिएट कर रहे हैं इसकी भी वर्जनिंग इनेबल की जा सकती है। तो उसके लिए ना यहाँ पे हमें जिस भी बकेट की वर्जनिंग इनेबल करनी होती है उस बकेट की हमें आईडी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। लेकिन हमने तो क्योंकि अभी बकेट भी क्रिएट करनी है तो हमारे पास कोई आईडी पहले से नहीं है, तो हम ना इसको पहले जो बकेट हम क्रिएट कर रहे हैं इसका रेफरेंस देंगे, ठीक है। और इसका ये रेफरेंस है, ठीक है। ये इसका रिसोर्स नेम है बकेट का, और ये जो है ना ये इसका रेफरेंस नेम है। तो ये चीज़ें जब हम दोनों प्रोवाइड करेंगे ना तो इसमें ये होगा कि स्टेप 1 में तो ये पहले इस बकेट को क्रिएट करेगा। तो जब ये बकेट क्रिएट हो जाएगी तो इसी की आईडी ये यहाँ से उठा के फिर इस सेक्शन में जब आएगा तो इसी ऊपर वाली बकेट की फिर ये वर्जनिंग इनेबल कर देगा, क्योंकि हमने इस वर्जनिंग वाले सेक्शन में इस फर्स्ट वाली बकेट का रेफरेंस दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने बताना है कि आपने कौन सी बकेट की वर्जनिंग जो है ना इनेबल करनी है। उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है AWS_S3_bucket। अब यहाँ पे ना आपने बेसिकली इसका ये नाम देना, ये जो रेफरेंस है ना ये देना, माई बकेट है ना इसका, तो आपने यहाँ पे लिखना है पहले बकेट, मतलब ये इसका रेफरेंस नेम है AWS_S3_bucket। उसके बाद आपने माई बकेट .id लिखना है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक इसका रिसोर्स नेम है ये वाला, और इसके बाद ये जो चीज़ है आगे डॉट के बाद माई बकेट, ये इस बकेट का रेफरेंस है, ठीक है। और .id मीन्स के जो इस बकेट का रेफरेंस है इसी की आईडी, मतलब ये हम इसको रेफरेंस दे रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाली बकेट है इसकी आईडी उठानी है और इसी की वर्जनिंग इनेबल करनी है। आगे फिर हमने वर्जनिंग स्टेटस उसको बताना है कि वर्जनिंग इनेबल करनी है या डिसेबल करनी है। तो वर्जनिंग _configuration। ठीक है, यहाँ पे आपने वर्जनिंग कॉन्फ़िगरेशन में उसका स्टेटस इनेबल करना है, मतलब हम वर्जनिंग इनेबल कर रहे हैं। यहाँ पे भी अब हमने 2 बार ब्रैकेट्स ओपन किए हैं तो उन दोनों ब्रैकेट्स को बस अब क्लोज़ कर देना है। तो ये हमारा एक कंप्लीट कोड है बकेट क्रिएट करने का और उसके साथ साथ उसकी वर्जनिंग इनेबल करने का, ठीक है। इसके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको अब सेव करते हैं। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लेते हैं टेराफॉर्म को, टेराफॉर्म इनिट।
The telephone must be valid before initializing the telephone contact to now. लाइन 15 में ये कह रहा है कोई एरर है, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें हमने क्या किया है कि हमने ये भी तो एक मतलब अलग से रिसोर्स ब्लॉक है ना, और इसमें हमने इसको लेबल नहीं दिया। जैसे हमने यहाँ पे माई बकेट का इसको लेबल दिया ना, वैसे यहाँ पे इसको लेबल देना है। इसको हम वर्जनिंग क्या देते हैं, सेव। अब हम पहले टेराफॉर्म प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है 0 टू ऐड कह रहा है, 0 टू चेंज कह रहा है, 1 टू डिस्ट्रॉय। 1 टू डिस्ट्रॉय इसलिए कह रहा है क्योंकि इससे पहले main.tf फाइल में हमारा यूज़र क्रिएट करने का टास्क लिखा हुआ था, तो उसने वो वाला टास्क जो है ना मतलब यूज़र को डिलीट करेगा, और ये जो भी हमने न्यू एक बकेट क्रिएट करने वाला और दूसरा उसकी वर्जनिंग इनेबल करने वाला टास्क दिया ना, उन दोनों को ऐड करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है रिसोर्सेज कंप्लीट है, 2 ऐड कर दिए, 1 डिस्ट्रॉय कर दिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी इस नाम से बकेट इसने क्रिएट की है। तो उसके लिए हमने S3 सर्विस में जाना है। ये हमारी बकेट है क्लाउड हब पीके बकेट 2026। ठीक है, तो ये इसने क्रिएट कर दी और इसकी वर्जनिंग भी इनेबल है। क्लियर है, यहाँ तक बकेट क्रिएट करने के सारे स्टेप्स समझ आ गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने ना अगली चीज़ देखनी है कि EBS वॉल्यूम हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं टेराफॉर्म के थ्रू। तो अगेन हमने main.tf में जाना है और इस सारे को हम डिलीट करते हैं। अब इसमें रिसोर्स का जो EBS वॉल्यूम में होता है ना, वो होता है AWS_EBS_वॉल्यूम EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज EBS वॉल्यूम। उसके बाद इसका भी हमने कुछ नाम देना है, जैसे हम इसको क्या देते हैं, माई वॉल्यूम। उसके बाद ना सिर्फ आपने इसमें ये बताना होता है कि आपने वॉल्यूम कितने साइज़ का क्रिएट करना है। जैसे फ्री टीयर में हमें ना वो 30 GB फ्री देता है ना, तो हमने उसको बताना है कि हमें 10 GB चाहिए, 20 चाहिए या 30 चाहिए। वो साइज़ हमने सिर्फ बताना है, और दूसरे नंबर पे सिर्फ हमने ये बताना है कि
कौन से अवेलेबिलिटी ज़ोन में, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है ना उसके लिए अवेलेबिलिटी ज़ोन का बताना मस्ट होता है। तो एक वो चीज़ हम बताएंगे कि हमें कौन से अवेलेबिलिटी ज़ोन में ये EBS वॉल्यूम क्रिएट करना है। और उसके बाद हम अगर इसको टैग देना चाहें तो वो ऑप्शनल है, तो वो भी हम दे सकते हैं। जिस तरह हमने S3 बकेट को दिया है कि उसको मैनेज कौन कर रहा है या कौन से इन्वायरमेंट के लिए हमने क्रिएट किया, तो ये भी चीज़ हम टैग्स में यहाँ वॉल्यूम के केस में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम कौन से रीजन के लिए कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, इसको मैनेज कौन करेगा, ये सारी चीज़ें भी हम टैग्स में मेंशन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पहले ब्रैकेट आएगी इसकी, और यहाँ पे हमने बताना है साइज़। तो 20 GB जो होता है ना वो फ्री टियर में होता है। हम इसको क्या देते हैं कि हमें 30 जो होता है ना वो फ्री में होता है, हम इसको क्या देते हैं कि हमें 20 GB का चाहिए। और उसके बाद हमें अवेलेबिलिटी ज़ोन बताना है कि हमें कौन से अवेलेबिलिटी ज़ोन में चाहिए। तो अवेलेबिलिटी अंडरस्कोर ज़ोन, तो जिस भी ज़ोन में आपको चाहिए आप उसका ज़ोन का नाम दे सकते हैं। तो हम अभी क्योंकि EU नॉर्थ 1 में है तो यही वाला हम इसको नाम दे देते हैं कि हमें EU नॉर्थ 1B हम इसको क्या देते हैं कि हमें ये जो खाली होता है ना ये रीजन नेम होता है, बट जब हम ABC उसके साथ लगा देते हैं तो ये अवेलेबिलिटी ज़ोन होता है। तो हम इसको क्या देते हैं कि हमें इस ज़ोन में चाहिए। उसके बाद अगर टैग्स वगैरह देने हैं तो वो सब ऑप्शनल है। जैसे हम EBS वॉल्यूम का कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम भी हम माई वॉल्यूम 1 ही कर देते हैं। ठीक है, और बस ब्रैकेट्स क्लोज़ करनी है एंड इसको सेव करना है। इसमें भी वो कह रहा है 1 to ऐड करेगा, 2 डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, ठीक है, अप्लाई कंप्लीट हो गया। अब इसको डबल चेक आप अपने एंड पे कर लीजिएगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिसमें हमने टेराफॉर्म वेरिएबल्स का टॉपिक पढ़ना है। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को ऑलरेडी है कि बेसिकली वो डाटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, और जिस तरह हमने गेटअप एक्शंस में वेरिएबल्स को देखा है सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि टेराफॉर्म वेरिएबल्स को यहाँ पे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और वो कैसे हमें फ़ायदेमंद साबित होते हैं वेरिएबल्स टेराफॉर्म के केस में। अब वेरिएबल्स को ना टेराफॉर्म में हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जो कि हम कभी भी यूज़ नहीं करते, ठीक है, लेकिन आपको उस तरीके का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उस तरीके का पता होगा तो ही उसी की बेस पे आप जो अगले तरीके हैं ना उनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेकार वाला तरीका जो है ना उसको करते हैं। इसमें हम इंस्टांसेस ही क्रिएट कर लेते हैं, उन्हीं के एग्जांपल से वेरिएबल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो
इंस्टेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें हमारा रिसोर्स नेम होता है AWS_इंस्टेंस। उसके बाद इसका लेबल माई इंस्टेंस, देन ब्रैकेट, उसके बाद AMI, अब यहाँ पे ना हम पहले मैं सारा कोड लिख देती हूँ फिर समझा देती हूँ, ठीक है। ये सारा कोड है। इसमें अब हो ये रहा है कि हमने ना, जैसे मतलब मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन हो, जैसे फ़र्ज़ करें कि आज उस एप्लीकेशन का ओनर कोई कोई एक बंदा है, ठीक है, XYZ उसका नाम है। अब वो
एप्लीकेशन का कोड कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि उसमें ना उस ओनर का नाम बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, और कल को अगर वही एप्लीकेशन किसी और बंदे को वो दे दी जाए तो उसमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ उस पिछले बॉस का नाम है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी, तो वो फिर क्या करते हैं कि बजाय एक एक जगह पे उस पर्सन का नाम लिखने की बजाय उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और वो सिर्फ उस वेरिएबल की वैल्यू जाके चेंज करेंगे। जो भी न्यू ओनर ABC है उसका वहाँ पे नाम देंगे तो पूरे कोड में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे ना यही चीज़ है कि हमने ना इसको कहा कि हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है, आगे हमने ना यहाँ पे काउंट में ना उसको ये नहीं बताया कि कितने हमें इंस्टेंसेस चाहिए, बल्कि उसकी जगह पे हमने लिख दिया वैर डॉट इंस्टेंस अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, वैर मीन के वेरिएबल, यानी कि इस काउंट की वैल्यू यहाँ नहीं पड़ी बल्कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम क्या दिया हमने, इंस्टेंस अंडरस्कोर काउंट। अब अगर हम इसको देखें, ये फर्स्ट वाला हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे इसमें ये हमने बेसिकली ना यहाँ पे दो वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं। ये वाला वेरिएबल जो ये इंस्टेंस टाइप के लिए डिफ़ाइन किया है, ये वाला जो वेरिएबल है ये इंस्टेंस काउंट के लिए डिफ़ाइन किया है। तो इसमें हमने पहले, अब ये जो वेरिएबल वाला ब्लॉक होता है ना इसका नाम वेरिएबल होता है, तो इस वजह से हमने पहले उसका नाम दिया, फिर जो भी मतलब वेरिएबल है उसकी एक अलग से नाम है। जैसे अगर हमने इंस्टेंस टाइप के लिए वेरिएबल हम बना रहे हैं तो उसका नाम इंस्टेंस टाइप ही है। ठीक है, अगर हम इंस्टेंस काउंट के लिए बना रहे हैं तो उसका नाम इंस्टेंस काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम दिया इंस्टेंस काउंट, और आगे ना हम डिस्क्रिप्शन अपनी मर्ज़ी से कुछ दे सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे ये एस्ट्रिक लगाया है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कोई भी मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं रख रहे, हम डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन को एम्प्टी छोड़ रहे हैं। यहाँ पे इज इक्वल भी आता है, और इसी तरह यहाँ पे टाइप में ना नंबर है, यानी कि ये जो इंस्टेंस टाइप होती है ना इसका जो वैल्यू होती है वो इस तरह होती है स्ट्रिंग में, लेकिन नंबर जो है ये तो मतलब नंबर की फॉर्म में होता है ना। जैसे पाइथन में ये सारी टाइप्स होती हैं, बूलियन टाइप होती है, स्ट्रिंग होते हैं, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल की आपने बतानी है कि ये कौन सी टाइप है। इंस्टेंस टाइप में जो टाइप होती है उसको स्ट्रिंग बोला जाता है, जबकि इंस्टेंस काउंट में जो टाइप होती है वो नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि वेरिएबल की कौन सी टाइप है, तो इंस्टेंस काउंट में ये नंबर आएगा। फिर डिफ़ॉल्ट में ना आपने बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू डिफ़ाइन करनी होती है कि जैसे यहाँ पे वैर डॉट इंस्टेंस काउंट है तो इसकी वैल्यू ये है डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी लिखी है। यानी कि अब जब ये सेक्शन जब हमारा चल रहा होगा, ये वाला रिसोर्स जब वो क्रिएट कर रहा होगा, तो उसमें जब वो इस सेक्शन पे पहुंचेगा काउंट में, तो यहाँ से उसको वैल्यू तो मिली नहीं है। तो हमने उसको कहा कि ये वैल्यू वेरिएबल में डिफ़ाइन है, तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि वेरिएबल की क्या वैल्यू डिफ़ाइन है, यहाँ पे उसको 3 मिलेगा। ठीक है, तो वो फिर 3 इंस्टांसेस हमारे क्रिएट कर देगा। अब अगर कल यहाँ को हमें 10 या 12 इंस्टांसेस चाहिए तो हम सिर्फ क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में आके इस नंबर को चेंज कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी नंबर हमने 10 या 12 रखा होगा उतने रिसोर्सेज वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, सेम इसी तरह जब हमने यहाँ पे इंस्टेंस टाइप की बात आई तो यहाँ पे भी हमने इंस्टेंस टाइप में उसको ये नहीं बताया कि हमें T3 माइक्रो चाहिए या T2 मीडियम या लार्ज चाहिए। यहाँ पे भी हमने उसको कह दिया कि वेरिएबल से जाके वैल्यू उठाओ। हमने यहाँ पे वेरिएबल का रेफरेंस दे दिया वैर डॉट इंस्टेंस टाइप, यानी कि जिस वेरिएबल का नाम इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप है उससे जाके वैल्यू ले लो। तो वो इस वेरिएबल में आया क्योंकि इस वेरिएबल का नाम इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी हमने नहीं दी, टाइप इसकी हमने स्ट्रिंग बताई है, और डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा T3 डॉट माइक्रो। तो ये जब इस सेक्शन पे आएगा तो यहाँ से जो भी इंस्टेंस टाइप उसको चाहिए होगी वो यहाँ से मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह अगर कल को हमें ये T3 मीडियम या लार्ज करना है तो हम ये वैल्यू सिर्फ इस जगह पे आके चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये वेरिएबल्स का ये वो वेरिएबल्स हैं जो हम मेन डॉट टी एफ के अंदर ही डिफ़ाइन करते हैं, बट आगे चल के हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स को अलग से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनकी खुद की भी एक फ़ाइल होती है जिसको हम वेरिएबल डॉट टी एफ कहते हैं। तो बेहतर होता है कि हम अलग से जो वेरिएबल्स की फ़ाइल है उसमें जाके ही वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करें, बट रफली हम उनको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसका प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। कोई ब्रैकेट का इशू है शायद, इसकी ब्रैकेट ने लास्ट वाले की क्लोज़ की।
डिस्क्रिप्शन के स्पेलिंग गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टू ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने 3 रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए उसको कहा है। तो अभी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 3 इसने रिसोर्सेज यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, तीनों ही T3 डॉट माइक्रो के हैं। अब हम इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब देखते हैं कि अगर हम वेरिएबल फाइल अलग से किस तरह बनाई जाती है और उसका रेफरेंस फिर मेन डॉट TF में किस तरह दिया जाता है। इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें हमने पता क्या करना है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने ये करना है कि यहाँ तक हमारा कोड सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करनी हमने। और ये जो नीचे वाला कोड है ना, ये भी एज़ इट इज़ ही रहेगा, लेकिन इसको हम किसी और फाइल में डिफ़ाइन करेंगे और उस फाइल का नाम होता है वेरिएबल डॉट TF। ठीक है, बस हम यहाँ से इस कोड को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि रेफरेंस तो यहाँ पे दिया ही हुआ है var डॉट इंस्टेंस काउंट का और var डॉट इंस्टेंस टाइप का। बट हमने इसको अब यहाँ की बजाय ना वेरिएबल डॉट TF फाइल में लिखना है। तो वो हम फाइल बनाएंगे vim वेरिएबल डॉट TF। ठीक है, इसमें चेंजिंग सिर्फ यही है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहें, या एस्ट्रिक की जगह कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी अभी हमने यहाँ पे 2 ही वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी बस सेव एंड क्विट करना है। और अब आप यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास मेन के साथ साथ एक ये वेरिएबल डॉट TF फाइल भी आ गई है। तो मेन में जो भी रिसोर्सेज हमने डिफ़ाइन किए हैं उनके वैल्यूज़ ये वेरिएबल डॉट TF से ख़ुद ही उठा लेगा। हमें यहाँ पे भी सिर्फ टेराफॉर्म अप्लाई की कमांड ही देनी है, बट पहले हम प्लान वाली कमांड दे लेते हैं। और इसमें ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, अच्छा
नाम चेंज करने हैं हमें वेरिएबल के दोनों फाइल्स में। हम इनके नाम रख देते हैं इंस्टेंस टाइप 1 और इंस्टेंस काउंट 1। फिर हमें नाम यहाँ पे भी चेंज करने पड़ेंगे। ये वेरिएबल फिर आपने यहाँ नहीं डिफ़ाइन करना है, ये वेरिएबल बस उधर ही डिफ़ाइन करना है। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स का नाम इंस्टेंस काउंट 1 और इंस्टेंस टाइप 1 कर दिया, तो वेरिएबल वाली फ़ाइल में भी जाके हमने सेम यही नाम करना है। ठीक है, प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, अब बस अप्लाई करना है। ठीक है, ये 3 रिसोर्सेज ऐड हो गए। अब ये अभी मैंने ना आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के 2 तरीके बताए। अगर इन दोनों में कोई मसला है तो अभी डिस्कस कर लें, फिर अब तीसरा जो मेथड है ना उसको देखते हैं, वेरिएबल्स को कॉल करने का। अच्छा, अभी पिछले मेथड में हमने ना ये देखा है कि अभी दो हमने वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं ना। ये जो हमारी वेरिएबल डॉट टी एफ फाइल है, इसमें हमने एक ये इंस्टेंस टाइप और एक ये इंस्टेंस काउंट, अब ना इनकी वैल्यूज़ भी हमने इधर ही डिफ़ाइन कर दी हैं कि जो हमारी इंस्टेंस टाइप होगी ना वो T3 माइक्रो होगी और जो इंस्टेंस काउंट है ना वो 3 होगा। ठीक है, एक तीसरा तरीका ये होता है कि आप वेरिएबल्स तो डिक्लेयर करें लेकिन आप उनकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन ना करें। वैल्यूज़ हम कब डिफ़ाइन करते हैं, जब हम कमांड दे रहे होते हैं, जैसे टेराफॉर्म अप्लाई कमांड अब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ही हम बता दें कि हमें T3 माइक्रो का चाहिए या मीडियम का इंस्टेंस चाहिए। और इसी तरह जो काउंट है उसमें भी हम बता दें कि हमें 3 की जगह 5 या 6 चाहिए। ठीक है, मतलब आपने जो वेरिएबल की वैल्यू है ना वो कमांड को एग्जीक्यूट करते हुए देनी होती है। तो ये एक थर्ड टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। इसमें ना हम उसको ये कहते हैं कि हमें अब T3 मीडियम का एक इंस्टेंस चाहिए, बल्कि 2 इंस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए जो फाइल्स होती हैं ना उनका नाम होता है, मतलब नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बट उनकी जो एक्सटेंशन है ना वो होती है TF-VARs। तो उसके लिए भी हमें
पहले वेरिएबल फाइल में जाना है और यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रिमूव करना है। मतलब जो हमने इसको 3 कहा है ना, इस 3 को हमने ख़त्म करना है। डिस्क्रिप्शन वगैरह भी सारी ख़त्म करनी है। अभी हम इसका नाम इंस्टेंस काउंट 1 की जगह पे इंस्टेंस काउंट 2 कर देते हैं और इंस्टेंस टाइप भी हम इसकी 2 कर देते हैं। फिर हमें मेन में भी ये 2 चेंजिंग्स करनी है अभी। ठीक है, अभी हमने ना यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम दिया है इंस्टेंस टाइप 2 और इंस्टेंस काउंट 2, दोनों की हमने वैल्यूज़ ने डिफ़ाइन की और यही नाम ना हमने पहले main.tf में भी जाके चेंज करने हैं। अगर हम यहाँ पे अब इसको कहें टेराफॉर्म, पहले प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछेगा कि आपकी इंस्टेंस काउंट की वैल्यू कितनी, तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से 2 3 4 जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। हम इसको कहेंगे 2। ठीक है, फिर ये यहाँ पे पूछेगा कि इंस्टेंस टाइप जो है ना वो कौन सी देनी है, तो हम इसको T3.medium कह देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये 2, अब यहाँ पे ना वो कोई ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, 2 को चेंज कर रहा है, 1 को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि हमने पहले 3 इंस्टांसेस इसको क्रिएट करने के लिए कहा था। अब वो उन्हीं तीनों इंस्टांसेस में से 2 की ना सिर्फ ये टाइप चेंज कर देगा। T3 माइक्रो था पहले, तो उन्हीं को मीडियम कर देगा और एक रिसोर्स को ना वैसे ही डिलीट कर देगा। तो इसको अब हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 और ये T3.medium। यहाँ पे यस भी लिखना है क्योंकि हमने ऑटो अप्रूव नहीं किया था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि फ्री प्लान में ना T3 मीडियम नहीं है, इस वजह से वो नहीं क्रिएट कर सकता। लेकिन प्लान में हमने देख लिया है कि मतलब कि कोड जो है ना वो उसमें कोई एरर नहीं है, वो प्लान उसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसका मतलब है कि कोड ठीक है। वो सिर्फ फ्री प्लान में ना T3 मीडियम हम नहीं क्रिएट कर सकते, इस वजह से एरर दे रहा है। बाकी हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हम ये भी कर सकते हैं कि हम अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर हमें जिस भी इन्वायरमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे हम सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट करें और बाद में फिर दूसरे अगर इन्वायरमेंट के लिए चाहिए तो बाद में फिर दूसरे इन्वायरमेंट के लिए वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट करें।
तो उस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए जो फाइल्स होती हैं ना वो उनकी एक्सटेंशन .tf वार्स होती है। तो अब हम लास्ट पे उस चीज़ को देख लेते हैं। तो पहले हमने वेरिएबल .tf फाइल में ही जाना है और इसमें अब हम इंस्टेंस टाइप ये वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसको हम 3 कर देते हैं और इसको भी 3 कर देते हैं, ठीक है। और main.tf में जाके भी इनके नाम दोबारा चेंज करने हैं। इसको 3 करना है और इसको भी 3 करना है। अब हमने ना वेरिएबल .tf में भी वैल्यूज़ डिफ़ाइन नहीं की और main.tf में भी वैल्यूज़ नहीं डिफ़ाइन की और हमें चाहिए रिसोर्सेज 2 अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए। तो उनके लिए ना अब हमें अलग अलग फ़ाइल्स क्रिएट करनी है। जैसे अगर मुझे डेव इन्वायरमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए तो मैं उस फाइल का नाम लिख देती हूँ डेव, बट इसकी जो एक्सटेंशन है ना वो .tf वार्स ही रहेगी, ठीक है। इसके अंदर मैं कह देती हूँ कि मुझे डेव इन्वायरमेंट के लिए एक इंस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आएगा इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप और यहाँ पे भी वो मतलब कि इंस्टेंस अंडरस्कोर काउंट नेम सेम वही रहेगा जो हमने वेरिएबल वाली फ़ाइल में लिखा है। तो उसका हमने नाम इंस्टेंस अंडरस्कोर 3 रखा था, तो यहाँ पे हमने वही नाम लिखना है। अब मुझे ना डेव इन्वायरमेंट के लिए एक इंस्टेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि मुझे एक इंस्टेंस चाहिए। और जो इंस्टेंस टाइप है इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप, वो मैं इसको कह देती हूँ कि वो मुझे t3.micro ही चाहिए, क्योंकि फ्री प्लान में सिर्फ यही अवेलेबल है, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं। अब मुझे एक और इन्वायरमेंट के लिए भी चाहिए, जैसे मुझे टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए चाहिए रिसोर्सेज, तो मैं उसके लिए भी अलग से फ़ाइल बनाऊंगी और उसकी एक्सटेंशन भी .tf वार्स ही दूंगी। और यहाँ पे अब मुझे इस इन्वायरमेंट के लिए भी जितने रिसोर्सेज चाहिए उनको मैं यहाँ से, मतलब वेरिएबल सेम है बट उनकी वैल्यूज़ मैं अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस अंडरस्कोर काउंट 3 में इसके लिए अगर मुझे 2 रिसोर्सेज चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगी और टाइप मैं इसकी सेम ही कर देती हूँ, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप 3t3.micro, ठीक है। इसको भी सेव करना है। अब हमने जब main.tf मतलब जो हमने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड देनी है ना, तो ये हमें बताना है कि हम कौन से इन्वायरमेंट के लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। अगर डेव के लिए कर रहे हैं तो हमें डेव का रेफरेंस देना है कमांड में, अगर टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो हमें टेस्टिंग इन्वायरमेंट का रेफरेंस यहाँ पे देना है। और वो देना इस तरह से है कि हमने यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई -ऑटो -अप्रूव और उसके बाद फिर हमने इस फाइल का रेफरेंस देना है डेव का या टेस्ट का। तो यहाँ पे मैं -var -फाइल मतलब वेरिएबल फाइल इज़ इक्वल और आगे डबल कोट में जो भी मेरी फ़ाइल है, जैसे अगर मुझे पहले डेव के चाहिए तो मैं यहाँ पे dev.tf वार्स का नाम दे दूँगी, ठीक है। और इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर क्यों वैल्यू मांग रहा है?
ये एरर कल देखेंगे, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही अभी। मतलब इस वाले वेरिएबल सेक्शन को ना हम कल दोबारा देख लेंगे, DF वैट्स वाले को। ठीक है, बाकी जितना पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर उसमें कोई एरर होगा तो कल उसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है।